था दिव्य पुरुष था, दिव्य अंश था, काल भी मुझसे डरता। कर दूं परास्त देवों को भी, इतना भुजाओं में बल था। तेज अलौकिक चेहरे पर था, क्रोध में सूर्य सा जलता। था वीर महाभट योद्धा, मेरा नाम दानवीर कर्ण था। जो महारथी है, पराक्रमी है, कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण-कण में है वो कर्ण हूँ मैं। जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूँ मैं। जो प्राण भी दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो महारथी है, पराक्रमी है, कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण-कण में है वो कर्ण हूँ मैं। जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूँ मैं। जो प्राण भी दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। जब जन्म हुआ माँ ने त्यागा मुझे लोक लाज के डर से। जिस वक्त मैं माँ पर निर्भर था, उठ माँ का साया बिसल से। जो सोच कर हो पीड़ा मन में, कुंती ने ऐसा काम किया। गंगा में बहाया था मुझको, दिल से निकाला और घर से। एक सारथी ने मुझको पाला, राधा ने माँ का प्यार दिया। लोगों ने नीचे वर्ण का कह हर क्षण मेरा अपमान किया। एक सूत ने पाला था मुझको, सबने समझा मैं शूद्र हूँ। था सत्य का किसी को ज्ञान नहीं, मैं कर्ण सूर्य का पुत्र हूँ। अपमान का घूंट मैं पीता रहा था, कर्मवीर मैं जीता रहा। जो स्वाभिमान को जख्म लगे उस वक्त मैं उनको सीता रहा। मेरा जिस पर बस ध्यान था वो युद्ध कला का ज्ञान था। पर सीखूं किससे युद्ध कला था, मैं न किसी को जानता। रुचि को देखा अधिरथ ने मुझको द्रोण के पास में लेके गया। सीखूंगा अब मैं युद्ध कला, आश्वासन मुझको दे के गया। पर द्रोण ने भी धिक्कारा था, फिर मुझको ताना मारा था। है राजपुत्रों की युद्ध कला ये कहकर मुझे नकारा था। फिर युद्ध कला के ज्ञान को मैंने गुरु परशुराम से मांगा। शिक्षा को देकर छीन लिया, इतना मैं रहा अभागा। पूर्ण हुई शिक्षा सबकी, था रंगमंच भी लगा हुआ। वहाँ राजपुत्रों के स्वागत में सारा साम्राज्य था सजा हुआ। खुशियाँ थी चारों तरफ, वहाँ पर बजते ढोल नगाड़े थे। सभी राजपुत्र वहाँ रंगमंच पे रण कौशल दिखला रहे थे। संग विजय धनुष को लिए हुए फिर मैं भी वहाँ पर पहुँच गया। जो देखा मेरा रण कौशल, सारा साम्राज्य भी चकित हुआ। द्रोण ने वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कह करके जिसे पुकारा था, मैंने भी फिर सबके समक्ष उस अर्जुन को ललकारा था। फिर किया तिरस्कृत द्रोण ने मुझको, जाने क्या क्या बात कही। पहचान लिया था पुत्र को, लेकिन कुंती फिर भी मौन रही। फिर दुर्योधन ने बड़ी सभा में द्रोणाचार्य को रोक दिया। मुझको कह करके अंगराज फिर अंग देश मुझे सौंप दिया। ये बात सुनी जब मैंने, तब मैं गौरव से हर्षाया था। मुझे दुर्योधन ने मित्र कहा और सीने से भी लगाया था। जब कोई नहीं था संग मेरे, दुर्योधन साथ में खड़ा हुआ। मैं दानवीर फिर उसी समय से दुर्योधन का ऋणी हुआ। मैं दानवीर फिर उसी समय से दुर्योधन का ऋणी हुआ। मैं दानवीर फिर उसी समय से दुर्योधन का ऋणी हुआ। जो महारथी है, पराक्रमी है, कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण-कण में है वो कर्ण हूँ मैं। जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूँ मैं। जो प्राण भी दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। मुझे क्रोध भयंकर आता था, पर क्रोध को मैंने बांध लिया। बनना है मुझको सर्वश्रेष्ठ, ये मन में मैंने ठान लिया। कि अपमानित मुझे बार बार ना किसी ने मेरा मान किया। एक दुर्योधन ही था जिसने हरदम मेरा सम्मान किया। कौन हुआ है वीर स्वयं जिसने त्यागा अभिनंदन को। मेरा राजभोग परिवार सभी पर त्याग दिया, हर बंधन को सब बता दिया था। सूर्य देव ने फिर भी मैंने दान दिया था। बता इंद्र की चाल है फिर भी त्यागा कवच कुंडल को। मित्र को वचन दिया था मैंने, वचन की लाज बचाने को। मैं कुरुक्षेत्र में उतरा था बस अर्जुन से टकराने को। मेरे उन तीरों ने कब का अर्जुन को मार दिया होता, पर स्वयं कृष्ण बैठे थे रथ पर कर्ण से उसे बचाने को। रथ 30 हाथ पीछे हटता जब अर्जुन तीर चलाते थे। 2 हाथ पछाड़ा मैंने, केशव मंद मंद मुस्काते थे। श्री कृष्ण की वाह को सुनकर अर्जुन कुछ शंका करते थे। मेरे उस रण कौशल की क्यों श्री कृष्ण प्रशंसा करते थे। पूछ लिया अर्जुन ने केशव से के कारण क्या है। मैं कर्ण पे पड़ता हूँ भारी, फिर उसकी क्यों वाह है। कान्हा ने अर्जुन की मन की शंका को फिर यूं दूर किया था। अहंकार जो अर्जुन को केशव ने उसको चूर किया। तीनों लोगों के स्वामी ने रथ पर लगाम को पकड़ा है। ध्वज में हनुमान जी बैठे हैं, आईने पहियों को जकड़ा है। हे अर्जुन तुम ही बतलाओ इसमें क्या प्रश्न है शंका का। रथ एक हाथ भी पीछे हो तो कर्ण है बात प्रशंसा का। युद्ध भयंकर चालू था फिर मेरा मन यूं डोल गया। गुरु परशुराम का शाप मुझे, मैं अपनी विद्या भूल गया। बस उसी समय पर रथ के पहिए को धरती ने पकड़ लिया। धरती के श्राप का फल था वो, तभी काल ने मुझको जकड़ लिया। शस्त्रहीन हो करके जब मैं अपने रथ से उतरा था, अर्जुन ने अपने तीरों से फिर मुझ पे घातक वार किया। ध्यान था मेरा पहिए पर ना पास में मेरे धनुष बाण, तब केशव के आदेश पे अर्जुन ने फिर मुझको मार दिया। जब अर्जुन ने मारा मुझको ना अर्जुन ने बल
बल से मारा, भगवान साथ थे अर्जुन के फिर भी मुझको छल से मारा। वहाँ बिना दिव्य अस्त्रों के भी ना कर्ण कभी हारा होता, अगर अर्जुन ने उस युद्ध में मुझको छल से ना मारा होता। ना मुझसा त्यागी हुआ कोई, ना हुआ है मुझसा योद्धा कोई, दान में मुझसे प्राण भी लो यूं दानवीर ना हुआ कोई। मित्र धर्मी था मेरा पर मित्र पे सब कुछ हार गया, जिस मित्र ने साथ दिया मेरा उस मित्र पे जान को वार गया। अच्छा एक बात बताऊं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि आज शाम को 7 बजे आपको एक ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी जो आपके मन में काफ़ी टाइम से एक रिक्वेस्ट चल रही थी। हो सकता है वो रिक्वेस्ट आपकी पूरी हो जाए, तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि शाम को 7 बजे आप हम यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाना। आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, उसमें आपके बहुत सारी एक्सपेक्टेशन पूरी होंगी, बट मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी होंगी या नहीं होंगी वो आप मुझे बताएंगे। तो शाम को 7 बजे आप इस वीडियो पर मतलब इस चैनल पर आप पहुंच जाइए। आपको हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत कुछ आपको देखने को मिले, क्योंकि माना समय कम है बट हाँ अभी भी समय है, अभी भी समय है, हम कुछ कर सकते हैं। हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या होगा। आप शाम को 7 बजे सारे बच्चे पहुंच जाना और बस देख लेना तुम, ठीक है। दोनों चैनल के ऊपर सीए वाले बच्चे अल्टीमेट सीए वाले चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी सीएस की फैमिली के बच्चे इस चैनल पर पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, थैंक यू सो मच। बच्चा कह रहा है न्यूज चला रहे हो क्या गाबा सर, है न्यूज चला रहे हो क्या? आ जाओ मेरे दोस्तों, आ जाओ मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितने 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 अच्छे बच्चे हैं पता है। आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी। अच्छा आपको मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, कुछ पता है आपको? आपको कुछ पता भी होता है कि मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया था? आप कुछ नहीं पता होता ना आपको, मुझे पता था। आपको मैंने कहा था एक तो क्वेश्चन नंबर 7 को, एक देखो अभी भी कह रहा है क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए, क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। क्वेश्चन सोल्व तो कर ही रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस तुम्हें करवा दी है ना, तुम प्रैक्टिस से नहा सकते हो, ये बता रहा हूं मैं तुम्हें। 70 घंटे ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़े हैं, और नाना करते भी अगर जीएसटी और इनको जोड़ लोगे ना, कम से कम भी 20 घंटे और हो जाएंगे। 90 घंटे का तो तुम्हारा प्रैक्टिस बैच है जो यूट्यूब पर पड़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है नालायकों, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। तो आई थिंक लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6, है ना, लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 हमें देखना है, क्वेश्चन नंबर 8 हमें देखना है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें देखना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आज का हमारा टारगेट है। सर ये सेशन कब तक चलेंगे? बस जब ये हमारे सारे टोटल इनकम वाले क्वेश्चन हो जाएंगे तब तक हमारे सेशन चलेंगे। सर इसके बाद आप कुछ और लेके आओगे? पता नहीं, अभी कुछ भी ला सकता हूं मैं, बस तुम पढ़ने वाले बच्चे बनो। भाई साहब मेरी टेंशन छोड़ो तुम, मैं कैसे भी करके टाइम निकाल लूंगा। बात समझो, घर में छोटी सी बेबी हुई है मेरी, बेबी उसको टाइम नहीं दे पा रहा अभी मैं। बेबी कह रही पापा आ जाओ, कहती है बेबी कहती है उसके छोटी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा लेट आते हैं और तुम ऐसे हो कि तुम नालायक बच्चों के, तुम नंबर लेके नहीं आते हैं। तुम भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ नालायकों। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 का हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 तो नहीं हुआ था यार। क्वेश्चन नंबर 7 तो नहीं हुआ था मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का हुआ था। चलो एक बार अगर हो गया तो अच्छी बात है, एक बार फटाफट से थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 में जिनको डाउट है, 9 का डाउट भी आज हम खत्म कर देंगे जी। अमेंडमेंट सारी ऑलरेडी यूट्यूब पे डली हुई है जी, और जो नोट फॉर ऑल वाली सीरीज है वो जून 26 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ना ही वो दिसंबर 26 के लिए एप्लीकेबल है, वो सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 25 तक के लिए एप्लीकेबल है। जो कंटेंट यूट्यूब पे डाला जा रहा है ओनली फॉर दिसंबर 25 या जनवरी 26 जिनके एग्जाम सीए के हैं, उसके बाद ये कंटेंट किसी काम का नहीं है, क्योंकि जून 26 या मई 26 में बिल्कुल टैक्स रेट बदल चुके हैं। जब टैक्स रेट बदल चुके हैं तो सारी कैलकुलेशन ही बदल चुकी है। तो गलती से भी इसको मत देख लेना, क्योंकि नहीं तो तुम्हें पूरा इनकम टैक्स दोबारा से सबका टैक्स निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि जब टैक्स रेट बदल जाते हैं तो इनकम टैक्स में काफी कुछ बदल जाता है जी,
ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है मिस्टर वाई। हाँ जी, क्या कह रही, मिस्टर वाई की बात कर रहा है। तो मिस्टर वाई कह रहा है, मिस्टर वाई ऑन हिज ओन बिजनेस, उसकी खुद का बिजनेस है। एन एनालिसिस ऑफ हिज ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 रिवील द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे आपको 11,20,000 रुपए के नेट प्रॉफिट दे रखे हैं। अब 11,20,000 रुपए के आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या निकल के आ रहा है, कह रहा फॉलोइंग इनकम वर क्रेडिटेड इन द पी एंड एल अकाउंट। अब ये इनकम जो थी वो पी एंड एल में क्रेडिटेड थी, मतलब पी एंड एल में क्रेडिट थी। तो हमें देखनी पड़ेंगे क्रेडिट होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उसने पहला बोला इनकम फ्रॉम यूटीआई, भैया ये तो क्रेडिट नहीं होनी चाहिए क्योंकि अदर सोर्स की इनकम है, इसको माइनस करोगे। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अदर सोर्स की इनकम है, माइनस करोगे। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस अदर सोर्स की इनकम है, इसको माइनस करोगे। आगे वो कह रहा है इट वॉज फाउंड दैट सम स्टॉक्स वर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन द बोथ एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक द वैल्यू ऑफ विच वर ओपनिंग स्टॉक 8,000 पे, क्लोजिंग स्टॉक 12,000 पे। इसका मतलब क्या है कि इतना स्टॉक दिखाना रह गया। अब इसको ध्यान से करना, वो कह रहा है इतना स्टॉक, ध्यान, इतना स्टॉक जो है वो दिखाना रह गया, मतलब ओमिट हो गया। ओमिट का मतलब क्या होता है कि हम भूल गए इतने स्टॉक को दिखाना। एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक 8,000 पे दिखाना भूल गए, इट मीन क्या मैं कह सकता हूं कि ओपनिंग स्टॉक जो दिखाया हुआ है पी एंड एल अकाउंट में, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में 8,000 से कम दिखाया हुआ है, बिल्कुल कम दिखाया हुआ है। अच्छा 8,000 से कम दिखाया हुआ है, इट मीन अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा 8,000 से, तो क्या होगा, डेबिट बैलेंस बढ़ेगा। डेबिट बैलेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो मतलब अब मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये 8,000 पे जो ये ओपनिंग स्टॉक के हैं ये मुझे माइनस करने पड़ेंगे। ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू है, अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, उसको सही वैल्यू पर लेकर आना है, तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा, बढ़ेगा तो डेबिट बढ़ेगा, डेबिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होंगे, 8,000 में कम हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक 12,000, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है। अब क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है मतलब वैल्यू कम दिखाई है, मतलब वैल्यू बढ़ानी है। तो अगर 12,000 से वैल्यू बढ़ानी है तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ओपनिंग स्टॉक 8,000 पे माइनस करोगे और जो क्लोजिंग स्टॉक है 12,000 पे ऐड करोगे, ये दोनों के दोनों अंडर वैल्यू है। अच्छा एक बच्चा कहता है सर अगर ये अंडर वैल्यू की जगह ओवर वैल्यू होते, तो अगर ये ओवर वैल्यू होते तो फिर मैं 8,000 पे ऐड करता और फिर मैं यहां पर 12,000 पे माइनस करता। अगर ये ओवर वैल्यू होते, बस ये पर ध्यान दो, अगर ये ओवर वैल्यू होते, बट ये अंडर वैल्यू है तो अंडर वैल्यू वाले केस में ये ट्रीटमेंट होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहे हैं 1,00,000 रुपए वॉज डेबिटेड इन पी एंड एल अकाउंट बीइंग कंट्रीब्यूट टू यूनिवर्सिटी अप्रूव नोटिफाइड अंडर 3512। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ अगर डिफॉल्ट स्कीम ली है तो गलत है। अगर डिफॉल्ट स्कीम ली है तो 1,00,000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम में सेक्शन 3512 की डिडक्शन नहीं मिलती, नॉर्मल स्कीम के अंदर मिल जाती है। तो अगर ये नॉर्मल स्कीम है, उसने 1,00,000 माइनस किया है, चलेगा। अगर ये डिफॉल्ट स्कीम है तो दिक्कत वाली बात है। आगे देखो, फिर वो कह रहा है सैलरी जो है उसमें इंक्लूड है 20,000 पेड टू ब्रदर विच इज अनरीजनेबल जो टू द एक्सटेंट ऑफ 2500, याद है 48। अगर आपने पेमेंट की है अनरीजनेबल है तो डिसअलाउड करनी पड़ेगी, तो 2500 रुपया आप ऐड कर दोगे। फिर कह रहा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड 15 गिफ्ट पैकेट ऑफ ड्राई फ्रूट कॉस्टिंग 1,000 पर पैकेट प्रेजेंट टू इंपोर्टेंट कस्टमर। अब इसमें जो एडवर्टीजमेंट में 15 गिफ्ट पैकेट है ड्राई फ्रूट की कॉस्टिंग जो 1,000 रुपये पर पैकेट है, प्रेजेंट टू इंपोर्टेंट कस्टमर, ये इंपोर्टेंट कस्टमर को दिए हैं। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो क्या ये खर्चा अलाउड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल अलाउड होगा जी। अब ये खर्चा ऑब्वियस सी बात है ड्यूरिंग द बिजनेस प्रोफेशन है, ये बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ही किया गया है। तो जो भी आपने इस पे खर्चा गिफ्ट देने पर किया होगा दैट इज अलाउएबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37। मैंने पहले भी कहा था जो 30 to 36 में अलाउड नहीं होगा वो सब खर्चे 37 में अलाउड हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। उसके बाद देखो फिर यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर कार के 78,000 रुपए है, जिसमें आपने यूज किया दोनों पर्पस के लिए 3/4 आपने बिजनेस में यूज किया। तो अब 3/4 आपने बिजनेस में यूज किया तो 1/4 वाला खर्चा जो होगा वो अलाउड नहीं होगा। 3/4 वाला खर्चा जो है वो तुम्हें अलाउड कर दिया जाएगा, मतलब उतने खर्चे पर हम डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। उतने खर्चे पर हम क्या क्लेम कर लेंगे? डेप्रीसिएशन, ये बात ध्यान रखना चाहिए।
उसके बाद देखो जी, हाँ जी, उसके बाद थैंक यू सृष्टि, थैंक यू। अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहा है मिसलीनियस एक्सपेंडिचर इंक्लूड 30,000 रुपये, आपने ट्रांसपोर्ट एजेंट को पे किया कैश में, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्टर वाले केस में कितने की लिमिट होती है? 35,000 रुपये की। अब ट्रांसपोर्टर वाले केस में 35,000 की लिमिट है, यहाँ पर पेमेंट कितनी की है? 30,000 है, तो अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आगे डेप्रीसिएशन डेबिटेड पीएनएल में 55,000 रुपये, तो इसको ऐड कर दोगे। फिर एज पर इनकम टैक्स 50,000 रुपये। अच्छा, अब ये 50,000 रुपये जो है, अब यहां पे दो चीजें होंगी। या तो इस 50,000 रुपये को आप ये मानो कि जितना आपने मोटर कार को 3/4 बिजनेस में यूज किया उतने का ही ये डेप्रीसिएशन है। अगर मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप पूरे का मानते हो तो फिर आपको 3/4 1/4 अलग अलग करना पड़ेगा। 1/4 वाला डेप्रीसिएशन अलाउड नहीं होगा क्योंकि वो गाड़ी पर्सनल यूज हुई है। तो ये हमारी एजम्पशन पे डिपेंड करता है कि इस डेप्रीसिएशन को हमें बिजनेस का मानना है या नहीं मानना, या हमें प्रोपोर्शनेट करना है। तो वो हमारी एजम्पशन के ऊपर डिपेंड करेगा, बस ये पर ध्यान दो। आगे ड्राइंग 10,000 रुपए की, डेबिट इन बुक्स ऐड करेंगे क्योंकि ड्राइंग अलाउड नहीं होती। इन्वेस्टमेंट एनएससी 15,000 रुपए ऐड करेंगे क्योंकि डिडक्शन है 80C की, तो उसका पीएनएल के डेबिट में कोई काम नहीं है। अब वो कह रहा है टोटल इनकम निकाल दो मिस्टर वाई की, ऑप्शनल टैक्स रिजीम ली है, मतलब नॉर्मल टैक्स रिजीम ली है, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम नहीं ली है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम ली है, मतलब नॉर्मल टैक्स रिजीम ली है। आओ जी क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले यहां पे हम इसको प्रेजेंटेशन के साथ में लेके चलते हैं जी। अब एक बार यहां पे आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से जी। लो जी, अब एक बार यहां पे आओ फटाफट से। तो क्वेश्चन में यहां पे दिखाता हूं आपको, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो सबसे पहले यहां पर सैलरी की इनकम तुम्हें पूरे क्वेश्चन में कहीं दी हुई है? सैलरी की इनकम तो नहीं है। क्या पूरे क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है? नहीं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ही नहीं है। क्या पूरे क्वेश्चन में पीजीपी की इनकम है? यस, पीजीपी की इनकम है जी, ठीक है ना, पीजीपी की इनकम है। आ जाओ जी। तो पहले तो यहां पर हम निकाल लेते हैं पीजीबीपी की इनकम कितनी आ रही है। तो भैया पीजीपी की इनकम है, उसके लिए नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट हमने यहां पर कितने दे रखे हैं जी? नेट प्रॉफिट जो है वो 11,20,000 रुपए के हैं। ये रहे 11,20,000 रुपए, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे जो खर्चे डेबिट किए हुए हैं बट वो डेबिट होने नहीं चाहिए, तो ये तो क्रेडिट साइड के हैं, ये वाला ये कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक वाला एक तो कर देंगे जी। क्लोजिंग स्टॉक वाले जो 12,000 रुपए अंडर वैल्यू, ये कर देंगे जी। अंडर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक कितने? 12,000 रुपये, ये ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो जी, फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। फिर यहाँ पर ये 1,00,000 रुपये सही किया हुआ है, सैलरी 20,000 रुपये, ब्रदर 2,500 रुपये अनरीजनेबल है, ये ऐड कर देंगे जी। अनरीजनेबल एक्सपेंडिचर 48,2 2,500 रुपये, इसको आपने ऐड कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने ऐड कर दिया प्लस में मोटर कार एक्सपेंडिचर 78,000 रुपये के हैं, इसमें 1/4 जो पर्सनल है वो ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 19,500 रुपये ये ऐड हो गया जी, ठीक है। ये हो गया पर्सनल वाला। उसके बाद देखो फिर यहाँ पर गिफ्ट पैक वाला तो अलाउड ही है, ये मैंने ऐड कर दिया। और फिर यहाँ पर 30,000 ट्रांसपोर्टर वाला अलाउड है, ये डेप्रीसिएशन डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट 55,000 रुपये ऐड कर देंगे जी। तो डेप्रीसिएशन डेबिटेड इन पीएनएल अकाउंट 55,000 रुपये ये ऐड कर देंगे। फिर प्लस में ड्राइंग कितने की है? 10,000 रुपये ऐड कर देंगे। फिर यहां पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट इन एनएससी 15,000 रुपये ये ऐड कर देंगे। ये सब कुछ तो ऐड कर देंगे जी, ये सब कुछ कर देंगे ऐड। माइनस में क्या करेंगे? अंडर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10,000 रुपये। कितने जी? आपका यहाँ पे 8,000 रुपये, सॉरी 8,000 रुपये, तो यहाँ पे आ गया 8,000, यहाँ पे क्या आ गया? 8,000 रुपये आ गया जी, ये माइनस कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद और क्या रहेगा यहाँ पे जी? उसके बाद फिर यहाँ पर लेस करेंगे इनकम क्रेडिटेड इन पीएनएल अकाउंट,
जो यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। तो पहला यहाँ पे हो गया यूटीआई वाली इनकम, कितने की है, 22,000 रुपये। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यहाँ पर कितना आ रहा है, 17,500। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है, हॉर्स रेस, हॉर्स रेस कितना आ रहा है, 15,000। ठीक है, ये आ गया 15,000 रुपये। उसके बाद फिर यहाँ पर डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, जो एज पर इनकम टैक्स वाला है, डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स। अच्छा, अब उन्होंने 50,000 दे रखा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो उतने पोर्शन का ही है जितने पोर्शन हमने मोटर कार बिजनेस में यूज की है, 50,000 रुपये का ये डेप्रीसिएशन है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब और कुछ नहीं है, बस ये हमारा माइनस करने वाला है। तो अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन में, आई थिंक और कुछ यहाँ पे दिया नहीं हुआ। ठीक है, अब एक बार चेक करो कितना फिर यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है जी। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये आपका 11,20,000 है, उसमें 12,000 ऐड किया, 2,500 ऐड किया, 19,500 ऐड किया, 55,000 ऐड किया, 10,000 ऐड किया, 8,000 ऐड किया, माइनस 22,000, माइनस 17,500, माइनस 15,000 और माइनस 50,000। ये होगा 11,22,500। ये मेरा आ रहा है 11,22,500, 21,500 आ रहा है, 21,500 आ रहा है, 22,500 आ रहा है। 11,20,000 प्लस में 12,000 प्लस में 2,500 प्लस में 19,500 प्लस में 55,000 प्लस में 10,000 प्लस में 15,000 माइनस में 8,000 माइनस में 22,000 माइनस में 17,500 माइनस में 50,000। हाँ, 11,21,500 आ रहा है जी। कितना आ रहा है जी, 11,21,500, 11,21,500 आ रहा है। ठीक है, तो 11,21,500 यहाँ पे निकल के आ रहा है 11,21,500 रुपये। ये मेरी इनकम जो आ रही है वो कितने की आ रही है, पीजीपी की इनकम आ रही है जी। तो ये मेरी 11,21,500 की मेरी पीजीपी की इनकम आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे अदर सोर्स भी है जी, अदर सोर्स भी है। अब अदर सोर्स में क्या क्या इनकम आ रही है, अदर सोर्स में तो वही 3 इनकम आ रही है। एक तो यूटीआई वाली, यूटीआई वाली अदर सोर्स की इनकम कितनी है, 22,000। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक तो ऐड करना है ना, वो रह गया मेरे से। ठीक है ना, उसके बाद देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे यूटीआई वाली 12,000 रुपये की इनकम है, फिर डिवेंचर वाला जो है 17,500, और फिर यहाँ पे जो हॉर्स रेस है ये आपका आ गया 15,000। तो ये तीनों को मिलाकर जो मेरी इनकम आ रही है वो आ रही है 54,500। तो 11,21,500 प्लस में 54,500, ये आएगा 11 लाख। टोटल इनकम जो आएगी 11,76,000 रुपए की इनकम आ रही है, सॉरी 11,71,000। यहां पे आएगा 11,21,500 प्लस में 54,500, तो 11,76,000 रुपए की इनकम आ रही है, 11,76 की। अब इसमें से माइनस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एनएससी वाली, कितने की है, 15,000 रुपए की। तो 15,000 रुपए की यहां से माइनस कर दूंगा, तो नेट 11,61,000 रुपए की मेरी इनकम आएगी, टोटल इनकम। ये मेरी इनकम आ रही है। उसने मुझसे मांगा क्या है, उसने मुझसे बस मेरा टोटल इनकम ही मांगी है जी, बस। तो 11,61 की टोटल इनकम आ रही है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जी, सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, इस पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है। सर कितने बजे होती है क्लास, डेली होती है जी 12:30 बजे जी, डेली होती है मेरे बच्चे 12:30 बजे क्लास होती है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है। तो 11,61,000 रुपए की मेरी इनकम यहां पे आ रही है, बस ये पर ध्यान दो। क्या इसको लॉक कर सकता हूं। तो ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई खास बात थी नहीं। वैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था और आई थिंक आपसे हो भी सकता था अगर आपने घर से ट्राई किया हो, अगर आपने घर से ट्राई किया हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। सर ये ड्राइंग कैपिटल गेन वाला है क्या, नहीं नहीं नहीं, कैपिटल गेन में टैक्सेबल क्यों होगा, ये तो ड्राइंग है। ड्राइंग का मतलब होता है कि तुम अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो, तो बिजनेस से जो तुम पैसा निकाल रहे हो तो वो ड्राइंग हो गया ना। तो ड्राइंग जो होती है ऑब्वियस सी बात है उसका इनकम टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, वो डिसअलाउड होती है। हाँ, सैलरी स्टार्टिंग से ही करेंगे। भाई एक बात बताओ, टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। आपको स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है। अगर क्वेश्चन में सैलरी है, पहले सैलरी निकालो, हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी निकालो, फिर तीसरे नंबर पीजीपी पर आओ। अगर सैलरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है फिर स्टार्टिंग पीजीपी से कर सकते हो, बट अगर वो है तो पहले वही निकालोगे, देन फिर पीजीपी के ऊपर आओगे।
सर डेप्रीसिएशन वाला रिपीट कर दो मेरे बच्चे। डेप्रीसिएशन देखो एज पर इनकम टैक्स ये दिया हुआ है ना 50,000। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला है, ये तो हमें ऐड करना है। माइनस कौन सा करते हैं, इनकम टैक्स वाला। वो कितना दिया हो 50, तो 50 मैंने माइनस कर दिया। बस मैंने ये एज्यूम कर लिया कि ये 50,000 रुपये जो दिया है वो 3/4 पोर्शन का ही दिया है। अगर मैं फिर पूरे का एज्यूम करता तो फिर 50,000 का मुझे 3/4 निकालना पड़ता। बट मैंने मान लिया कि 50,000 इसी 3/4 का है, उसके बेस पे कैलकुलेशन की है। अरे सर अंडर वैल्यू वाला पॉइंट एक्सप्लेन किया। ओए सुनो प्रजापति, ओए ढोकले, सुन मेरी बात। नालायक, पहली बात तो लेट आया है, दूसरी बात स्पैम कर रहा है, तीसरी बात तू है स्पाइडरमैन, तू कहीं भी चढ़ सकता है, चौथी बात तेरे हाथ में मकड़ियां, हमारे हाथ में नहीं है, पांचवी बात अब मैं तुझे समझा रहा हूं। अंडर वैल्यू का मतलब होता है कि आपने वैल्यू कम दिखाई है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम दिखाई है मतलब वैल्यू बढ़ानी है। तो जब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट बैलेंस बढ़ेगा, डेबिट बैलेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम होते हैं, इसलिए ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू माइनस होता है। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है मतलब क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, कम दिखाया है मतलब वैल्यू बढ़ानी है। तो क्लोजिंग स्टॉक की अगर वैल्यू बढ़ा के दिखाएंगे तो क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए हमें ऐड करना है। बस ये पर ध्यान दो। मैराथन के अनाउंसमेंट, तुम्हारी मैराथन ही खत्म नहीं हो रही, पता नहीं मैराथन 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 मैराथन। शाम को देख लेना 7 बजे, तुम्हारे दिमाग में मैराथन ही चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी उम्मीद ना टूट जाए। तो एक बार देख लेना शाम को 7 बजे क्या होने वाला है जी। ठीक है डन। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 8 तो वैसे बिल्कुल सिंपल है, 8 में कुछ खास है नहीं वैसे। एक्चुअल में ना 8 को मैं टोटल इनकम वाला क्वेश्चन नहीं कहता। 8 जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का है। आना एक बार क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, आ जाओ एक बार फटाफट से आओ जी। इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो। अब वो कह रहा है बाला, क्या कह रहे हैं, बला मुर्ग हुन मुर्गगन फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। कह रहा है इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस की इनकम है 1,35,000 रुपए, लॉस है मतलब बिजनेस से लॉस है। कौन सा बिजनेस है, नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। कौन सा बिजनेस, नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से लॉस है 1,35,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 15,000 रुपए का लॉस है। क्या ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्या दूसरे हेड की इनकम से खत्म हो सकता है, हो सकता है। क्या सैलरी से हो सकता है, हो सकता है, बट 2 लाख रुपए तक, बट 2 लाख रुपए तक, बट वो भी नॉर्मल स्कीम में, वो भी नॉर्मल डिफॉल्ट स्कीम में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से खत्म होगा, दूसरे हेड की इनकम से खत्म नहीं होगा अगर इसने डिफॉल्ट स्कीम ली है, वो देखना पड़ेगा। आगे लॉटरी की इनकम 5 लाख रुपए, फुली टैक्सेबल क्योंकि लॉटरी की इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होता। आगे देखो स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम 1 लाख। अब ये नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है 1 लाख, कितना है 1,35,000। क्या वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से हो सकता है, हो सकता है। तो यहां पर मेरे ख्याल से 35,000 रुपए का तुम्हारा लॉस बचेगा और ये 1 लाख रुपए यहां से खत्म हो जाएगा। सैलरी की इनकम से कोई लॉस खत्म हो सकता है, बट हाउस प्रॉपर्टी का, बट वो देखना पड़ेगा आपने नॉर्मल स्कीम लियो, डिफॉल्ट ना लियो। और कोई लॉस, बिजनेस का लॉस सैलरी की इनकम से नहीं हो सकता। आगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 70,000, क्या इससे दूसरे लॉस खत्म हो सकते हैं, हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर टोटल इनकम टैक्स निकाल दो और भाई साहब आपने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ली है, लो जी। अब डिफॉल्ट ली है तो ये लॉस तो भूल ही जाओ जी। 15,000 रुपए तो यहां से हटा ही दो, 15 तो हटा दो। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अब डेड लॉस हो गया, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अब डेड लॉस हो गया। अब यहां पे एक बार चेक करना कितना आ रहा है, देखो 35,000 रुपए है। देखो 1 लाख का तो खत्म हो गया, 35,000 रुपए का है। क्या लॉटरी वाली इनकम से खत्म होगा, नहीं, ये तो 5 लाख की इनकम पूरी बचेगी। उसके बाद ये 1 लाख खत्म हो गया, अब क्या सैलरी से खत्म होगा, नहीं, तो ये 5 लाख में 2,70,000 रुपए और जोड़ देंगे। और क्या 70,000 से खत्म होगा, यस इससे हो सकता है। तो यहां पर आपके 35,000 रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच गए, तो ये आपके 35,000 रुपए के यहां पे आ जाएंगे जी। ठीक है, तो अब एक बार चेक करते हैं इनकम कितनी बचेगी। तो इनकम जो बचेगी, एक तो आपकी बचेगी 5 लाख, 5 लाख, 5 और 270, 5 और 7, 770 और 35, 8,05,000 रुपए की मेरी इनकम बचेगी इस क्वेश्चन के अंदर जी। उसने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ली है जी। 8,05,000 रुपए की इनकम बचेगी। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देख लो यार कितना है जी, इसका आंसर अगर देख सकते हो तो। इसका आंसर यहाँ पे दिया नहीं हुआ यार,
एक बार चेक करना तुम्हारे पास अगर प्रैक्टिस मैनुअल है तो इसमें आंसर कितना आ रहा है। 8,05,000 रुपए का मेरे ख्याल से इनकम आ रही है मेरी, 8,05,000 जी। चेक करो, 8,05,000 जी। स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब हुआ जो जुए वाले बिजनेस, कैजुअल इनकम वाला ना 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 ना। स्पेकुलेटिव अलग होता है, कैजुअल इनकम अलग है। कैजुअल मतलब बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। स्पेकुलेटिव मतलब शेयर मार्केट, ठीक है ना। तो कैजुअल अलग है, स्पेकुलेटिव अलग है। क्या स्पेकुलेटिव इनकम पीजीपी की इनकम है, जो कैजुअल इनकम है वो अदर सोर्स की इनकम है जी। सर 35,000 कहां से आया मेरे बच्चे? 70,000 रुपए के लॉन्ग टर्म गेन थे ना। अब 70,000 रुपए के लॉन्ग टर्म गेन थे, 35,000 रुपए के बिजनेस के लॉस बचे थे, तो बिजनेस के लॉस को लॉन्ग टर्म गेन से खत्म कर दिया, तो बैलेंस 35,000 रुपए के प्रॉफिट मेरे यहां पर बच गए जी। भाई सी एस एस पी सी, देख पहली बात मेरी सुन यार, तेरे को ना मेरे मेरे मैं बुरा मत मानियो, प्रोविजन अच्छे से पढ़ तू, प्रोविजन अच्छे से पढ़ने हैं। बच्चा कह रहा है लॉस सेट ऑफ कैसे होते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा। बेटे लॉस सेट ऑफ कैसे होते हैं, उसके लिए सेट ऑफ का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ना। बिना सेट ऑफ के चैप्टर के कैसे काम करोगे बताओ, बोलो। सेट ऑफ का चैप्टर पढ़ोगे तभी तो काम बनेगा। तो उसमें जैसे लिखा है सेट ऑफ कैसे करते हैं वैसे ही कर रहे हैं सर। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेट ऑफ कोई भी लो सेट। अरे हेलो भाई साहब मयंक, क्या हो गया तेरे को? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से खत्म होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों से होगा, वो लॉस। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से तो दूसरे लॉस भी खत्म हो सकते हैं ना। नई बात समझ में आई? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म गेन से खत्म होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से होगा। बट जो ये कैपिटल गेन है, इनसे दूसरे लॉस तो खत्म हो ही सकते हैं ना, क्योंकि दूसरे लॉस कैसे खत्म होंगे वो उनका हेड बताएगा। और उसने कहा था कि मुझे बिजनेस के लॉस जो हैं वो किसी भी हेड की इनकम से खत्म हो सकते हैं, सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़ के। तो लॉटरी से नहीं कर सकता, सैलरी से नहीं कर सकता, बाकी लॉन्ग टर्म गेन से तो कर ही सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी प्रेजेंटेशन है इसके आंसर में दी हुई है। एक बार प्रैक्टिस मैनुअल का पेज नंबर 13 पॉइंट, एक मिनट रुको मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिस मैनुअल का एक बार पेज नंबर 13.28, 13.28 एक बार चेक कर लेना। वहां पर आपको टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन दी हुई है, वही हेड वाइज दी है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। अब यहां पे आ जाओ, जो आपके एग्जाम में अब क्वेश्चन बनता है मेरे ख्याल से, ये वाला क्वेश्चन सीए में तो अनगिनत बार बन चुका है और सीएस में भी बहुत बार बन चुका है, और अब तो ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। क्यों? क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इससे तुम्हारे दिमाग की नसें खुलेंगी अच्छे तरीके से। आओ जी एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पहले होमवर्क सुन लो, 9 अभी कर लेंगे, 10, 11, 13, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ठीक है। 9 अभी कर लेंगे। मैं दोबारा बोल दूं, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और आपका 12, 10, 11 और 12 ये आपका होमवर्क है जो आपने घर से करके आना है, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। सर लॉन्ग टर्म 23 जुलाई के बाद है या पहले वाला वो नहीं बताया, एज्यूम करें। हाँ वो तो एज्यूम करना पड़ेगा, करंट वाला जी। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से कोई भी लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। वो तो डिपेंड करेगा ना उस हेड में क्या लिखा है, जो लॉस तुम्हें सेट ऑफ करना है उसके हेड में क्या लिखा है। जिस हेड के लॉस हैं पहले वो पढ़ोगे ना, उसके हेड के लॉस किससे खत्म होते हैं, तभी तो खत्म कर सकते हो। उसके लिए सेट ऑफ का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको। सर होमवर्क भी आप ही कराते हो, तो बेटे होमवर्क 2 बार कर लेंगे, एक बार आप करके आओगे तो अच्छा है, दूसरी बार मेरे साथ कर लेना। अब ना एक बार सीधो के बैठ भाई, एक बार सारे बच्चे सीधो के बैठो। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मेरे को बताना, अभी तक जो 8 क्वेश्चन हमने किए उसमें आप बताओगे हमने बेस क्या बनाया, बताओगे बेस क्या बनाया, बेस बेस क्या बना हमारा? जो भी हमने 8 क्वेश्चन किए उसमें बेस क्या बना बताओ, जल्दी बोलो, बेस क्या बना? जो हमने हाथ क्वेश्चन किए उसमें बेस क्या बना जी?
हाँ मानसी, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस अदर इनकम से 2 लाख सेट ऑफ होंगे, बट तब अगर नॉर्मल स्कीम ली है, डिफॉल्ट स्कीम में नहीं होंगे। डिफॉल्ट स्कीम में हाउस प्रॉपर्टी के लॉस ओनली हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से होंगे। जल्दी बोलो, बेस क्या बना? बेस बना नेट प्रॉफिट। दोबारा बोलो, बेस क्या बना? बेस बना नेट प्रॉफिट। तो बेस हमारा बना नेट प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में ना बेस तुम्हारा नेट प्रॉफिट नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हें नेट प्रॉफिट दिया ही नहीं होगा। सर सर सर, यही 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 वो क्वेश्चन है गाबा सर जो हमें तंग करता है गाबा सर। सर पता है, जब एग्जाम के अंदर बना ना, हम नेट प्रॉफिट ढूंढते रह गए, क्योंकि हमें वो गाना याद था कि बेस बनेगा नेट प्रॉफिट, उसमें 4 एडजस्टमेंट होंगी, 2 होंगी खर्चों की, 2 होंगी इनकम की। खर्चे ऐड करेंगे, जो डेबिट किए हुए थे वो डेबिट नहीं होने चाहिए, फिर माइनस करेंगे, जो डेबिट होने चाहिए थे वो डेबिट नहीं हुए थे। तो हमारे दिमाग में ना वो गाना चल रहा था, बट हमारी ऐसी तैसी तब हो गई जब पूरा क्वेश्चन चेक किया और नेट प्रॉफिट दिखा ही नहीं। जब नेट प्रॉफिट दिखा नहीं, हमारे हाथ पैर ठंडे। हमने कहा यार गाबा सर ने तो यार नेट प्रॉफिट कहा था, नेट प्रॉफिट को बेस बनाएंगे और हम गाना गाएंगे, या तो नेट प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा। बेटे उससे भी आसान क्वेश्चन है ये, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। इसमें करना क्या आपको? इसमें इन्होंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, तो जो बिजनेस की रिसीट है उसमें से बिजनेस की पेमेंट माइनस करके बिजनेस के प्रॉफिट आ जाएंगे। अरे वहां तो फिर भी प्रॉब्लम है, वहां जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो सारे प्रॉफिट दे रखे हैं, उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर बिजनेस के प्रॉफिट आते हैं। यहां तो एडजस्टमेंट करनी नहीं है, यहां तो सीधा उन्होंने बोला ये रिसीट है, ये पेमेंट है, तो बिजनेस की रिसीट उठा लो, बिजनेस की पेमेंट उठा लो, रिसीट में से पेमेंट माइनस करके बिजनेस की इनकम निकाल दो। या तो वो गाना गाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हमें करना कैसे है। आओ एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है मिस्टर राजीव है रेजिडेंट इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्निश यू द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब देखो यहाँ पे रिसीट है, ये पेमेंट। अब ये सारी की सारी रिसीट है। देखो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश ऑन हैंड का, फिर प्रोफेशनल सर्विस से फीस कितनी ली है, इतनी ली है, रेंट इतना उसको आ रहा है 50,000 रुपए, मोटर कार लोन फ्रॉम कैनरा बैंक, उसने लोन लिया कैनरा बैंक से मोटर कार का 2.5 लाख रुपए का लोन लिया। ये सारी रसीट है उसकी। पेमेंट कौन कौन सी है जी? पेमेंट कौन कौन सी है? देखो पेमेंट कौन कौन सी है, स्टाफ की सैलरी पे कर रहा है, बिजनेस वाला खर्चा है। अदर एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे कर रहे हैं, बिजनेस वाला है। ऑफिस का रेंट दे रहा है, बिजनेस वाला है। हाउसिंग लोन रीपे कर रहा है, इसमें इंटरेस्ट भी है 88, ये खर्चा बिजनेस वाला नहीं है, ये तो हाउस प्रॉपर्टी का है, ये हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इसकी डिडक्शन मिलेगी 80C में। मोटर कार उसने एक्वायर की जनवरी 25 में, अकाउंट पे चेक से 4/25 की, तो इस पे मिलेगा डेप्रिसिएशन। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शन मिलेगी 80D की। बुक्स परचेज की है 20,000 रुपए की, डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। कंप्यूटर परचेज किया, डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। डोमेस्टिक ड्राइंग 2,72,000, कुछ नहीं होगा, ये खर्चा नहीं होता। पीपीएफ में जमा करवाया 20,000 रुपए, डिडक्शन मिलेगी 80C की। मोटर कार मेंटेनेंस, अब जो बिजनेस के लिए है तो एक खर्चा बिजनेस का है, माइनस कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। फिर उसने बोला फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। क्या कह रहा है? ही ऑक्यूपाई 50% ऑफ बिल्डिंग फॉर ओन रेजिडेंस एंड लेट आउट बैलेंस पोर्शन, जिसका मंथली रेंट 5,000 रुपए है। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग ईयर 5-6 व्हेन द लोन वॉज टेकन। मतलब जो ये ऊपर बिल्डिंग उन्होंने दे रखी है, जो रेंट दे रखा है, जो बिल्डिंग उन्होंने यहाँ पे दे रखी है, हाउसिंग लोन जो है, वो कह रहा है वो हाउस के 2 पोर्शन है। 50% पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 50% पोर्शन जो है वो लेट आउट है। अब याद करो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर हमने पोर्शन वाइज किया था, याद है? पोर्शन वाइज। तो 50% पोर्शन अलग कर दो, 50% पोर्शन अलग कर दो। 50% पोर्शन जो लेट आउट है उसकी इनकम निकालेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर जीएबी नील होती है, सिर्फ इंटरेस्ट माइनस करेंगे बस, और कुछ तो माइनस ही नहीं करेंगे। आगे मोटर कार और पुट टू यूज फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। 1/5 मोटर कार आपने पर्सनल यूज की है, तो मतलब 4/5 आपके बिजनेस में यूज है। तो जो भी अब मोटर कार वाले खर्चे हैं 1/5 ऐड कर दोगे, 4/5 माइनस करेंगे। ऐसे डेप्रिसिएशन 4/5 वाले पोर्शन पर मिलेगा, 1/5 वाले पोर्शन पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा जी। आगे देखो जी, फिर रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ 1 अप्रैल 24। अब रिटर्न डाउन वैल्यू लो जी, डब्ल्यूडीवी दे रखी है, इस पे निकाल लो डेप्रिसिएशन, लगा दो पूरे साल का
डेप्रिसिएशन लगा दो, ओपनिंग डब्ल्यूडीपी दे रखी है पूरे साल का डेप्रिसिएशन। अब वो कह रहा है कैश बेस यूज कर रहा है, टोटल इनकम निकाल दो राजीव की, शिफ्टिंग आउट, उसने नॉर्मल रिजिम ली है। अब बताओ इस क्वेश्चन में है क्या यार। आओ इसको वन बाय वन करते हैं, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल ना। क्वेश्चन देख के ना पहली बात घबराया मत करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है, तुम क्वेश्चन की लेंथ देख के तुम्हारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। मैंने कल भी कहा था जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन आ जाए उतना ही आसान होगा, बस छोटे छोटे स्टेप्स उठाते चलो, क्वेश्चन करते चलो, जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो। मैंने क्या बोला, एक सिलेबस से बाहर नहीं होगा। हमें पता 5 हेड है तो 1 बाय 1 हेड उठा लो ना। आओ इस क्वेश्चन को करते हैं जी। आओ जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। अब यहां पे ये लो, ये पर्टिकुलर है, ये आपका ये रुपीस है और ये भी आपके रुपीस है। अब यहां पे सबसे पहले बताओ इस क्वेश्चन में कहीं पर भी तुम्हें सैलरी की इनकम दे रखी है? मुझे तो सैलरी की इनकम दिख नहीं रही जी, मुझे तो सैलरी की इनकम दिख नहीं रही जी, मुझे कहीं पर भी सैलरी की इनकम नहीं दिख रही। मुझे इस क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिख रही है। तो आ जाओ इस क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम देख लो फटाफट से। अब यहां पे एक बार आओ जी, इस क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम देखते हैं। ये लो जी, सेकंड पर आओ, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अब हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहला सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दे रखी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो भैया एनुअल वैल्यू जो होती है वो तो नील आती है, 24A की डिडक्शन भी नील होती है, 24B इंटरेस्ट वाला माइनस होता है, इंटरेस्ट वाला माइनस होता है। अब देखना एक बार यहाँ पे क्वेश्चन में उसने बोला, यहाँ पर देखो जी, उसने बोला यहाँ पर 188 का ली है, इंटरेस्ट जो है वो 88,000 है। इंटरेस्ट कितना है? 88,000 है। अच्छा अब 88,000 है पूरे घर का, तो 88,000 डिवाइड बाई 2, तो 44,000 रुपये अलग हो गया और यहाँ पे 44,000 रुपये अलग हो गया। अब ये पोर्शन जो हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये हो गया आपका लेट आउट वाले पोर्शन का। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, उसने बोला सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2005-6 व्हेन लोन वॉज टेकन। आपकी बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हुई वो 2005-6 में हुई, जब आपने क्या किया था? लोन लिया था। आपने जब क्या किया था? लोन यहाँ पे लिया था जी। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है डिडक्शन। अब हमें यहाँ पर ये देखना है डिडक्शन कितनी मिलेगी जी। यहाँ पर बताओ डिडक्शन मुझे जो मिलेगी वो डिडक्शन कितनी मिलेगी? हाँ जी, डिडक्शन मुझे मिलेगी कितनी? सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में डिडक्शन कितनी मिलती है? या तो 30,000 या 2 लाख। अच्छा 30,000 मिलती है नॉर्मल केस में, 2 लाख तब मिलती है ना 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो। पहली कंडीशन आपने लोन लिया हो 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद, फिर लोन लिया हो परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए, और कंस्ट्रक्शन जो है वो लोन लेने के 5 साल में कंप्लीट हो चुकी हो। आपने कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट कर ली हो 5 साल में कंप्लीट कर ली हो। अगर आपने ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड की हैं फिर तो लिमिट आपकी 2 लाख रुपए तक है, नहीं तो 30,000 की लिमिट यहां पे एप्लीकेबल होगी। मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में डिडक्शन 44,000 रुपए की मिलेगी या 30,000 रुपए की मिलेगी? बस मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन इतना सा है। सारे बच्चे फटाफट से बोल दो इसमें डिडक्शन मेरे को कितनी मिलेगी? 44,000 रुपए की मिलेगी या 30,000 रुपए की मिलेगी? बताओ जल्दी बताओ जी। 30 की, कई बच्चे कह रहे 30 की। 30 की क्यों मिलेगी बताना भैया? 30 वाले बच्चे मेरे को लॉजिक दो, 30 वाले बच्चे लॉजिक दो मुझे। अरे मेरे को 30 वाले बच्चे लॉजिक दो ना, 30,000 रुपए की क्यों मिलेगी बताओ? आपने बोला 30,000 रुपए, 30,000 रुपए का रीजन दो, 30,000 रुपए की डिडक्शन क्यों मिलेगी? 44 की क्यों नहीं मिलेगी? है नालायक, आंसर नहीं दे रहे मेरे को। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्योंकि 5 साल में सर 30,000 लेट आउट में थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। थर्ड कंडीशन सर क्योंकि कंस्ट्रक्शन साल में कंप्लीट नहीं हुआ। अरे कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ। अब एक बार तो ना, लोन आपने कंस्ट्रक्शन वॉज
द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 5-6, ठीक है, और आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया ड्यूरिंग द ईयर 5-6 में। लोन आपने कब लिया था? लोन आपने कब लिया था? लोन आपने कब लिया था? लोन का बता रखा है इन्होंने? पांच साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुए। लोन आपने कब लिया था और कंस्ट्रक्शन आपने कब कंप्लीट की है? यहां पे एक बार मेरे को बताना। आपने बोला 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई। मैं वही जानना चाह रहा हूं कि आपने लोन कब लिया था और कंस्ट्रक्शन आपकी कब कंप्लीट हुई है? एक बच्चा कह रहा है सर ये नहीं बताया कहाँ यूज हो रहा है, तो लिखा तो है कंस्ट्रक्टेड, लिखा तो है कंस्ट्रक्टेड, आप चेक करो, लिखा है कंस्ट्रक्टेड जी। लिखा तो है कंस्ट्रक्टेड। अब इधर सुनो ध्यान से जी। अब यहां पे मैं बता दूं, यहां पर मैं आपको बता दूं, सुनो ध्यान से। यहां पर सुनो ध्यान से, सुन लो 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 ध्यान से, सुन लो। अब इधर देखो ध्यान से जी। हाँ, बच्चा कह रहा है सेम ईयर में लोन लिया है, उसी ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, तो फिर तो 44,000 मिलने चाहिए। अब सुनो ध्यान से, यहां पर अब सुनो, जितना इसमें क्वेश्चन दिया है उसके बेस पे डिडक्शन 44,000 ही मिलेगी जी। मैं दोबारा बोल दूं, जितना इसमें इंफॉर्मेशन दी है उसके बेस पे डिडक्शन जो मिलेगी वो 44,000 रुपए की मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो जी। मैं फिर बोल रहा हूं, जितना यहां पर इंफॉर्मेशन दी है उसके बेस पे डिडक्शन जो मिलेगी वो 44,000 की मिलेगी जी। जितना यहां पर इंफॉर्मेशन दिया उसके बेस पे डिडक्शन जो मिलेगी वो 44,000 की मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। बट बट अब सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ी सी पूरी नहीं है, इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पे जो लोन इन्होंने लिया था ना, लोन इन्होंने लिया था, यहाँ पर ईयर लिखो यहाँ पे, ईयर आपका 97 में लोन लिया था। जो लोन लिया था वो 97 में लोन लिया था, और कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुई वो 5-6 में कंप्लीट हुई है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ी सी पूरी। ऐसे ऐसे तुम एक बात, वैसे एक बात है, मैंने देखी है भाई साहब, मैंने भाई साहब तुम्हारा मुकाबला नहीं देखा कहीं, मैंने तुम्हारा मुकाबला कहीं देखा ही नहीं। क्या रटते हो तुम? बच्चा कह रहा है 30 है तो है, क्यों है पता नहीं, है तो है। मैं कहा क्यों है? 3 कंडीशन तो सेटिस्फाइड है 2 लाख वाली, फिर 30 क्यों है तो है। आंसर देख लिया हमने सर। सर आंसर रट चुके हैं ना, 5-5 बार क्वेश्चन कर चुके हैं, आंसर नहीं रटेंगे क्या? मैंने कहा तो आंसर रटने से क्या होगा? जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके बेस पे बताना, वो नहीं पता। बस सर देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड में 30, बेटे सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख भी होती है। अबे नालायकों, सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो 2 लाख भी होती है। 99 के बाद लोन लिया हो, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी हो, तो 2 लाख की लिमिट नहीं होती, तो 44,000 भी यहां पर मिल सकता है। जितनी इंफॉर्मेशन है, मतलब क्या, क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा एक लाइन इधर उधर हो गई, बच्चा आंसर देख के आंसर रट के बैठ गया। यार क्या तुम्हारी कलाकारी है भाई, क्या गजब के इंसान हो तुम यार, मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट भाई साहब क्या समझ नहीं आ रहा यार। नालायक। हाँ एज्यूम कर लिया, कहा बस सर एज्यूम कर लिया हम, सर एज्यूम कर लेते हैं, ज्यादा टाइम लगाते हैं हम। इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे 30,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लोन जो लिया वो 96-97 में लिया है, तो 99 से पहले का है, तो मेरे को डिडक्शन जो मिलेगी वो यहाँ पर 30,000 की मिलेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में। इसके ऊपर की डिडक्शन मेरे को नहीं मिल सकती, तो यहाँ पर 30,000 रुपए का लॉस आ जाएगा जी। अच्छा, अब हाफ पोर्शन लेट आउट है। हाफ पोर्शन जो है वो कौन सा है? लेट आउट है।
हाफ पोर्शन लेट आउट है। अब उसका रेंट देखो जी, उसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू जो दे रखी है 5,000 पर मंथ है, तो 5,000 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया 60,000। म्युनिसिपल टैक्स तो है नहीं जी, माइनस में 24A 30% की डिडक्शन 18,000 रुपये, ठीक है 18,000 रुपये, माइनस में फिर 24B इंटरेस्ट ऑन लोन 44,000, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है ना, लेट आउट वाले केस में कोई लिमिट नहीं होती, तो 60,000 माइनस 18,000 माइनस 44,000, तो मेरे को लग रहा है 2,000 रुपये का यहाँ पे लॉस आ गया जी, 2,000 रुपये का यहाँ पे लॉस आ गया। तो अगर मैं चेक करूंगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से 32,000 रुपये का मेरे को लॉस आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, बस ये पर ध्यान दो जी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से मुझे 32,000 रुपये का लॉस आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लॉस आ रहा है मेरे को 32,000 रुपये का जी, लॉस कितने का आ रहा है मेरे को 32,000 रुपये का लॉस आ रहा है, तो ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 32,000 रुपये का लॉस है। सैलरी था नहीं, हाउस प्रॉपर्टी हो गया। अब यहां पे आ जाओ पीजीबीपी। लो एक बच्चा कह रहा है चैप्टर कौन सा है, चैप्टर बताओगे बच्चे को। अगर पेपर में इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो आप एज्यूम करके आओगे, फिर वहां पे एज्यूम करके आओगे, वहां पे आप एज्यूम करके आओगे। अगर मान लो पेपर में इंफॉर्मेशन नहीं दी, वहां पर आप एज्यूम करके आओगे। और ऐसा ही क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा दूं, सीएस के जून के एग्जाम के अंदर आया हुआ है, बच्चा कहता है ना पेपर बाहर से आता है, बेटे प्रैक्टिस मैनुअल से पेपर आया हुआ है। मेरा ना मैं बस मेरे मेरे अंदर वो नहीं है कि यहाँ पे आके मैंने पब्लिसिटी करने के लिए बैठेगा कि देखो पेपर यहां से आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे खुद के है ही नहीं। ये क्वेश्चन सारे के सारे सीए के मॉड्यूल के क्वेश्चन है, और आपको मैंने पहले ही बोला कि सीएस में बहुत बार क्वेश्चन डिट्टो बन जाते हैं। सीए के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तो बन चुके हैं सारे, और वही क्वेश्चन सीएस के एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। आप देखना इस बार मेरे ख्याल जून 25 या उससे पहला क्वेश्चन उठा के देख लेना आप जी। अब जिसने ये नोट फॉर ऑल वाली सीरीज की थी, जिसने प्रैक्टिस मैनुअल किया था, ये क्वेश्चन में दिक्कत उसको आ ही नहीं सकती। और ये नहीं कि मैंने अभी क्वेश्चन बैंक में ऐड किया है, चेक कर लो पिछला क्वेश्चन बैंक उसके अंदर भी था ये क्वेश्चन। अब तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो क्या फायदा उसका। और पहला क्वेश्चन 20 नंबर का आता है भाई साहब, तो सिंपल सी बात है सर, करना पड़ेगा क्वेश्चन यार, ठीक है ना, वो तो करना पड़ेगा आप कुछ। तो अगर आप नहीं करोगे, अब मैंने को आपको 100 बार बोल दिया नोट फॉर ऑल वाली सीरीज कर लो, नोट फॉर ऑल वाली सीरीज कर लो, प्रैक्टिस मैनुअल कर लो, उसके बावजूद भी तुम इधर उधर भाग रहे हो। और मैं तुम्हें इस बार भी दिखा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें सेम देखने को मिलेंगे सर, बहुत सारे क्वेश्चन। अब वो डिपेंड करता है कि तुमने कितनी प्रैक्टिस की है जी। चलो आओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब पीजीपी की इनकम निकालते हैं जी। आओ जी, पीजीपी की इनकम निकालो। सबसे पहले यहाँ पर मेरे को ये बताओ कितनी फीस उसको मिल रही है। तो फीस उसको मिल रही है यहाँ पर 59,38,000 की फीस मिल रही है। देखो उसको फीस कितने की मिल रही है, ये रही 59,38,000, ये इतने की फीस मिल रही है जी। अब उसमें से आप माइनस करोगे जो जो खर्चे अलाउड है, एक्सपेंडिचर अलाउड। अब बताओ कौन कौन से हैं। पहले तो जो उसने सैलरी पे की स्टाफ को 21,50,000, वो उसको सैलरी जो है वो अलाउड है। फिर अगला उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर की है 11 लाख, जो कहते हैं ना सर वो नेट प्रॉफिट नहीं दिख रहा, देखो ये उससे आसान क्वेश्चन है, बल्कि आपने बिजनेस की रिसीट उठाई, अब बिजनेस वाले खर्चे माइनस कर रहे हो। फिर ऑफिस का रेंट आपने दिया इसमें से 30,000 रुपये का, वो माइनस हो गया। फिर आपने यहां पर मोटर कार के मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, अब देखो ये आपने ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, ये तो होगा नहीं, हाउसिंग लोन है, ये डिडक्शन है। मोटर कार इसमें मिलेगा डेप्रीसिएशन, ये सब डेप्रीसिएशन वाले हैं। अब इसमें एक और था मोटर कार मेंटेनेंस 10,000 रुपये। अब उसने बोला कि आपने 4/5 आपने यूज की है बिजनेस, 1/5 यूज किया पर्सनल, तो पर्सनल वाले के तो खर्चे होंगे नहीं माइनस, तो 10,000 का 4/5 8,000 रुपये मोटर कार के हो गए जी। ठीक है जी, 8,000 रुपये मोटर कार के हो गए। ठीक है, उसके बाद जी अब यहां पे एक बार चेक करना अगला। अब उसने कार लोन लिया था यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे उसने कार लोन यहाँ पे लिया था, और कार लोन का उसने यहां पर इंटरेस्ट पे किया था जी। कहां पे गया, मोटर कार आपने परचेज की है,
बुक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया यहाँ पे आपका, और मोटर कार ये हो गया। अच्छा देखो, नो कार लोन इंटरेस्ट वॉज पेड, अब इंटरेस्ट कोई पे नहीं किया तो डिडक्शन मिलेगी नहीं कार लोन की, तो उसको यहाँ से हटा दो जी। अब एक बार चेक करो बैलेंस, अब यहाँ पे आएगा डेप्रीसिएशन, अब यहाँ पे आएगा डेप्रीसिएशन। अब देखो डेप्रीसिएशन कौन कौन सा आएगा। सबसे पहले डेप्रीसिएशन जो मिलेगा वो मिलेगा मोटर कार पर। कितने की मोटर कार है, यहां से आ जाओ, 4,25,000। कब ली है, जनवरी 25 में ली है, तो यूज लेस देन 180 डेज है, तो यहां पर क्या करोगे 4,25,000, ठीक है, और लेस देन 180 है तो 7.5%। अब इसका जो भी आएगा 4/5 मिलेगा, क्योंकि 1/5 तो पर्सनल है ना, तो 4/5 मिलेगा, तो 4,25,000 का 7.5%, और 4/5 तो मिलेगा 25,500। तो डेप्रीसिएशन मिल गया 25,500 मोटर कार पर। आगे देखो बुक्स पर जी, अब बुक्स पर मिलेगा 40%, क्योंकि बुक्स पर रेट 40% है, 1 जुलाई 24 को पूरा यूज है तो 20,000 रुपये है, तो 20,000 रुपये का 40%, ये हो गया 8,000 रुपये। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स, कितना आ गया रही फर्नीचर एंड फिटिंग्स, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे 60,000 रुपये की है, ये रही फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो है वो आपके यहाँ पे 60,000 रुपये की निकल के आ रही है, ये रही। अब इस पे मिलेगा पूरा डेप्रीसिएशन 60,000 का 10%, ये हो गया 6,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी 80,000 रुपये की दे रखी है, उसका 15%। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन चल रहा है यार। अब बच्चा अगर क्वेश्चन पेपर ही समझ नहीं आएगा बस सर। उसके बाद देखो कंप्यूटर दे रखा है आपको, कंप्यूटर कंप्यूटर दे रखा है आपको 50,000 रुपये का, उसका 40%, 20,000 रुपये का ये आ गया जी। फिर आपने एक नया कंप्यूटर भी खरीदा है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पर ये रहा जी, ये कंप्यूटर आपने खरीदा है, ये रहा 1 नवंबर को जी, 1 नवंबर लेस देन 180 डेज, तो इसका आपको हाफ मिलेगा, तो एक कंप्यूटर और है 30,000 का, आपका 20% हो जाएगा, 6,000 रुपये का ये डेप्रीसिएशन हो गया। ये सब का सब इसमें से माइनस होगा जी, ये सब माइनस होगा। फर्नीचर पे तो फुल मिलेगा ना, क्योंकि फर्नीचर तो पूरे साल है, अप्रैल की WD भी दे रखी है, तो यहाँ पे एक बार चेक करना आप कितना आ गया है सब कुछ माइनस करके, तो 59,38,000 में से 21,50,000, 11,48,000, 30,000, 8,000, 25,500, 8,000, 6,000, 12,000, 20,000, 6,000, तो ये होगा 25,24,500 आ गया जी। तो यहाँ पे जो इनकम निकल के आ रही है PGBP की, यहाँ पे जो इनकम आ रही है दैट इज 25,24,500, ये मेरी इनकम जो आ रही है वो PGBP की इनकम आ रही है जी। अब एक बार चेक कर लो जी, और कुछ रह गया यहाँ पे जी, तो मेरी PGP की इनकम तो निकल के आ गई, बाकी सबका डेप्रीसिएशन मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, ये मेरी PGP की इनकम है। कैपिटल गेन क्वेश्चन में दिया नहीं, चेक करोगे अदर सोर्स भी क्वेश्चन में दिया नहीं, अदर सोर्स की भी कोई इनकम नहीं है, देख लो यहाँ पे जी, कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, कोई अदर सोर्स की इनकम नहीं है, तो अदर सोर्स भी नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है। अब यहां पे आ जाओ मेरी ग्रोस टोटल इनकम। अब ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ रही है, इसमें मैं वो जोड़ दूंगा 32,000 रुपये का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस माइनस कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल स्कीम है बस, तो ये नॉर्मल स्कीम में लॉस माइनस करके ये आ गया 24,92,500 रुपये, ये मेरी ग्रोस टोटल इनकम आ रही है आफ्टर सेट ऑफ। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस है ना, तो बिजनेस की इनकम से खत्म हो जाएगा, नॉर्मल स्कीम है। अच्छा अगर ये डिफॉल्ट स्कीम वाला क्वेश्चन होता, मैं बता दूं, अगर ये डिफॉल्ट स्कीम वाला क्वेश्चन होता तो मैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉस इससे खत्म नहीं करता, अगर ये डिफॉल्ट स्कीम वाला होता। नॉर्मल स्कीम है तो मैंने खत्म कर दिया, डिफॉल्ट स्कीम में नहीं होता जी। अब यहां पे डिडक्शन, अब यहां पे डिडक्शन देख लो जी। अब हाउसिंग लोन की रीपेमेंट चेक करो, हाउसिंग लोन की रीपेमेंट कितनी है 188 में से 88 तो इंटरेस्ट है, तो 1,00,000 रुपए का तो ये हो गया 80C। उसके बाद देखो फिर यहां पर पीपीएफ में आपने 20,000 रुपए डाले हुए हैं, LIC प्रीमियम
कितना हो गया? 24,000 रुपये। ठीक है ना, LIC कितना हो गया? 24,000 रुपये। तो 1,44,000 रुपये की मेरे को डिडक्शन हो गई ATC की जी। उसके बाद फिर यहां पर देखो जी, उसके बाद उसने यहां पर LIC हो गया, यहां पर मेडिकल इंश्योरेंस, ये देखो 18,000 रुपये, तो पूरे के पूरे 18,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी। अब ये हो गया 80D, 18,000 रुपये जी मेडिकल इंश्योरेंस। अब यहां पे चेक करना कितना हो गया, 1,44 प्लस में 18,000, तो ये हो गया 1,62,000। इतने की मेरे को मिलेगी डिडक्शन। अब यहां पे चेक कर लो, माइनस में 24,92,000, तो इनकम आ गई मेरी 23 लाख। इनकम आ गई 23,30,500 रुपए की इनकम आ गई जी। अगर मैं 24,92,500 में से ये माइनस करूंगा 1,62,000, तो 23 लाख कितने की इनकम आ रही है? 24,92,500 में से 24,92,500 में से 1,62,000, तो 23,30,500, 23,30,500 जी, ये मेरी इनकम आ गई जी बस। और उसने मुझसे मांगा क्या है? उसे टैक्स भी मांगा है क्या? क्या मांगा उसने? क्या मांगा उसने? लो, टोटल इनकम मांगी है भाई साहब। ये क्वेश्चन आपके, मेरे ख्याल से आपके एग्जाम के अंदर बना हुआ था। ये 23,30,500। अब इस पर स्लैब रेट लगा दो। अगर टैक्स मांगे तो स्लैब रेट लगा दो। सर कार लोन का क्या किया आपने? कुछ भी नहीं। कार लोन मिले ना, लोन इनकम थोड़ा होती है, इंटरेस्ट खर्चा होता है, तो इंटरेस्ट तो उसने पे ही नहीं किया, और वो कैश बेस यूज कर रहा है। तो कैश बेस का मतलब डिडक्शन मिलेगी पेमेंट बेस पर, तो इंटरेस्ट तो उसने पे ही नहीं किया। जब इंटरेस्ट पे ही नहीं किया तो इंटरेस्ट की डिडक्शन भी नहीं है। और जो लोन मिला वो तुम्हारी इनकम थोड़ा है, लोन तो लाइबिलिटी है, तो उसका हम कुछ भी नहीं करेंगे जी। ये क्वेश्चन था, आई थिंक मेरे ख्याल से एग्जाम के अंदर बना हुआ। देखो सिंपल सी बात है यार, एक बात ध्यान दो, ठंडे दिमाग से करोगे ना यार, सही बता रहा हूं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप क्वेश्चन देख के पैनिक हो जाओगे, घबरा जाओगे, सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो दिक्कत आपको आएगी भाई भाई, ये बात ध्यान देना चाहिए। हाँ, जो परसेंटेज लिखा रहता है 6% और 8%, अगर इसमें निकालना पड़े 44 ADA से, तो जो उसकी फीस है उसका हम अगर 44 ADA लेगा तो फीस का 50% निकाल लेंगे जी। हाँ, अगर वो एक्यूरल बेस होता तो डिडक्शन मिल जाता जी। सर GAV 50,000 नहीं होगा कैश बेस? GAV का कैश बेस पे क्या फर्क पड़ेगा यार? वो चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी, कैश बेस हम PGP में यूज कर रहे हैं, कहां से वो क्लैशिंग कर रहे हो? आज शाम को 7 बजे अनाउंसमेंट है। बोलो। डन। ले भाई मेरा मोबाइल नंबर, लो जी, ठीक है। सर बेस फीस क्यों लिया? अरे फीस ही तो लेंगे। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग हूं, तो जो मुझे फीस मिल रही है कंसल्टेंसी की, वही तो मेरी रिसीविंग है। आप, मैंने आपको कंसल्टेंसी दी, आपने मुझे फीस दी, दैट इज माई रिसीविंग ना, तो वही तो लेंगे बेस फिर। अब रिसीविंग में से पेमेंट माइनस करेंगे तभी तो इनकम आएगी। यहाँ पे नेट प्रॉफिट थोड़ा बेस बनेगा, नेट प्रॉफिट तो है ही नहीं। नेट प्रॉफिट कब बनता है? जब ट्रेडिंग एंड P&L दिया हो या इनकम एक्सपेंडिचर दिया हो। ये तो रिसीट एंड पेमेंट है, तो रिसीट, बिजनेस की रिसीट में से बिजनेस की पेमेंट हटा के बिजनेस की इनकम आ जाएगी जी। क्या? हाँ सर अभी का क्लास है ये में? नहीं, ये तो क्लास है, ये तो क्लास होगी ना। 3 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किए हैं जी। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन आपने घर से ट्राई करके आने हैं, और जब मैं बोलता हूं घर से ट्राई करके आने हैं तो रिक्वेस्ट है घर से ट्राई किया भी करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते नहीं है। अगर घर से ट्राई करोगे ना, फिर जब मैं दोबारा कराऊंगा तो और बढ़िया समझ में आएगा, और जहां जहां तुम्हें डाउट होगा वो तुम्हारे डाउट भी क्लियर होंगे। बस ये बात ध्यान दो जी। हर बार बेस फीस ही लेंगे? वो डिपेंड करता है ना वो पर्सन कर क्या रहा है। अब ये प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था तो फीस ले ली, ठीक है ना। अब अगर मान लो कोई बिजनेसमैन होता तो फिर उसकी सेल ले लेते, टर्नओवर ले लेते रिसीविंग में।
तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है जी। रेंट का तो ट्रीटमेंट हमने कर दिया ना, हाफ लेट आउट वाले पोर्शन का निकाल तो लिया। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मिलते हैं जी, बाकी मिलते हैं आज शाम को 7 बजे। आप अनाउंसमेंट के अंदर मिलेंगे, फिर मिलेंगे कल सेम टाइम पर, अगले 3 क्वेश्चन इसके हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। लगे रहो, खूब खूब मेहनत करो, अपना बेस्ट दो, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, थैंक यू सो मच।